बहुत समय पहले की बात है। श्यामपुर नाम के गांव में सलोनी नाम की लड़की अपनी माँ के साथ रहती थी और उन्हीं के साथ ममता नाम की लड़की भी रहती थी, जो कि उनके घर में नौकरानी का काम किया करती थी। वैसे पहले तो ममता की माँ वहाँ पर काम किया करती थी, लेकिन अचानक उसकी माँ की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद वहाँ पर ममता आकर काम करने लगती है। ममता बहुत ही गरीब थी और उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए सलोनी के कहने पर उसकी माँ उसे घर पर रख लेती है। सलोनी बहुत ही अच्छी लड़की थी, लेकिन सलोनी की माँ बहुत घमंडी थी। उसने ममता को तो अपने घर रख लिया, पर उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करती थी। वो सलोनी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन सलोनी का जन्मदिन आता है। जिस दिन सलोनी का जन्मदिन होता है, संजोग से उसी दिन ममता का भी जन्मदिन होता है। इसलिए सलोनी अपनी माँ के पास जाकर बोलती है, माँ, आज मेरे जन्मदिन के साथ साथ ममता का भी जन्मदिन है, तो मैं सोच रही थी मेरे जन्मदिन की पार्टी इतनी बड़ी हो रही है, इसी में ममता बेचारी भी अपना केक काटकर खुश हो जाएगी, क्योंकि वो सारा दिन घर का काम करती रहती है। इसलिए आप कम से कम उसके जन्मदिन वाले दिन उससे एक भी काम मत करवाना। सलोनी, तेरे कहने पर मैंने उसे यहाँ पर रख रखा है और हम उसे खाना भी देते हैं, इसलिए तुम्हें उसकी ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए इतना बहुत है। इससे ज्यादा अगर हम उसको देने लग गए तो वो हमारे सर पर चढ़ जाएगी। तुझे अभी नहीं पता ये गरीब लोग कैसे होते हैं। ओहो माँ, मैं आपको समझा समझा कर थक गई हूँ। जो आपको ठीक लगे आप वही करो। इतना कहकर सलोनी वहाँ से चली जाती है। सलोनी के जन्मदिन के लिए उसकी माँ ने उसको 2 ड्रेस दिलाई थी। उनमें से एक ड्रेस को लेकर सलोनी ममता के पास जाती है और उससे कहती है, ममता, आज तुम्हारा भी जन्मदिन है और मुझे पता है कि माँ तुम्हें कुछ भी नहीं दिलाने वाली है, इसलिए मैंने माँ से अपने लिए 2 ड्रेस ली थी। उसमें से एक ड्रेस तुम रख लो। सलोनी, तुम मेरे लिए इतना सोचती हो, ये बहुत बड़ी बात है। और मेरे जन्मदिन पर तुम्हारी ये दी हुई ड्रेस मैं जरूर पहनूंगी। मैं अपने जन्मदिन के लिए एक छोटा सा केक बना लूंगी, लेकिन प्लीज तुम मेरे वजह से आंटी जी से झगड़ा मत करना। ममता की बात सुनकर सलोनी वहाँ से चली जाती है। सलोनी के वहाँ से चले जाने के बाद उसकी माँ ममता के पास आती है और बोलती है, सुन ममता, आज घर के कामों के अलावा तुझे इस घर को सजाना भी है। सलोनी के जन्मदिन पर बहुत सारे मेहमान आ रहे हैं, इसलिए खाना भी बहुत सारा बनाना है और ये सब तुझे अकेली ही करना है, इसलिए काम में लग जा। हाँ माँ, मैंने सारी तैयारियां करना शुरू कर दी है। मैंने सलोनी से उसके दोस्तों के मनपसंद खाने के बारे में भी पूछ लिया है। मैं वो सब बना दूंगी। देख ममता, तेरी माँ के जाने के बाद तू इस घर में काम करती है। मैंने तुझे इस घर में रहने की जगह भी दी है, लेकिन सलोनी चाहती है कि मैं तेरे साथ वैसा बर्ताव करूं जैसा कि मैं सलोनी के साथ करती हूं, और ये मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकती। भला मैं जिस तरह अपनी बेटी के साथ रहती हूँ, उस तरह मैं नौकरानी के साथ कैसे रह सकती हूँ। खैर, मैं तो तुझे ये बोलने आई थी कि तू सलोनी के बर्थडे में नजर भी नहीं आएगी, वरना सलोनी का सारा ध्यान तेरे पर ही रहेगा। पार्टी खत्म हो जाने के बाद जो भी बचेगा वो तुझे मिल जाएगा, ठीक है? ठीक है आंटी। इतना बोलकर सलोनी की माँ वहाँ से चली जाती है। ये सब सुनकर ममता को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो सब अनदेखा कर वो अपने कामों में लग जाती है। इस तरह उस दिन ममता का भी जन्मदिन था, लेकिन सलोनी की माँ ममता से घर का सारा काम कराती है और पूरे घर को अच्छे से सजवाती है और सबके लिए खाना भी बनवाती है। जैसे ही घर का सारा काम खत्म हो जाता है, सलोनी की माँ सलोनी से नजर छुपाकर ममता को थोड़ी देर के लिए कहीं और भेज देती है। थोड़ी ही देर में सारे मेहमान आ जाते हैं और सलोनी केक काटने वाली होती ही है। तभी सलोनी अपनी माँ से पूछती है, माँ, मुझे ममता कहीं नजर नहीं आ रही है। उसने इतना टेस्टी खाना बनाया है और पता नहीं कहाँ चली गई है। तू ही उसे दोस्त मानती है और तूने उसे सर पर चढ़ा रखा है। देखा, तेरे बर्थडे पार्टी से कैसे चलकर बाहर चली गई। अपनी माँ की बातों का सलोनी पर कोई असर नहीं हुआ और वो समझ गई कि उसकी माँ ने ही उसको घर से बाहर निकाला है। वहीं दूसरी तरफ ममता पेड़ के नीचे बैठकर रो रही थी। अगर आज मेरी माँ जिंदा होती, मेरा भी जन्मदिन मनाया जाता। बेशक हमारे पास इतने पैसे नहीं होते, लेकिन माँ हमेशा मेरे बर्थडे पर बड़ा सा केक लेकर आती थी। आंटी के किसी भी बातों का मुझे बुरा नहीं लगा।
लेकिन उन्होंने मुझे आज सलोनी के बर्थडे पार्टी में ना रुकने के लिए कहा, तब मुझे बहुत बुरा लगा। ममता अकेली वहाँ पर रो रही थी। तभी वहाँ पर एक परी ममता के रोने की आवाज सुनकर आती है और बोलती है, सुनो लड़की, यही आसपास कहीं मेरी जादुई छड़ी गुम हो गई है। क्या तुम उसे ढूंढने में मेरी मदद करोगी? लेकिन सूर्यास्त होने से पहले मुझे मेरी जादुई छड़ी नहीं मिली तो मैं कभी परीलोक नहीं जा पाऊंगी। फिर परी और ममता जादुई छड़ी ढूंढने लगते हैं। बहुत देर तक ढूंढने के बाद ममता को वो जादुई छड़ी मिल जाती है। परी जी, ये जादुई छड़ी आपकी है क्या? हाँ, ये मेरी छड़ी है। तुमने मेरी जादुई छड़ी ढूंढने में मेरी मदद करी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे जब मैं यहाँ आ रही थी मैंने तुम्हें रोते हुए देखा था। क्या तुम मुझे बता सकती हो तुम क्यों रो रही थी? अब क्या बताऊं परी जी, कुछ सालों पहले मेरी माँ की मौत हो गई थी, जिसके बाद से मैं अपने दोस्त के घर पर काम करती हूँ। सलोनी की माँ ने मुझे अपने घर में रहने की जगह दी, लेकिन वो कभी भी मुझसे सही से बात नहीं करती है। आज मेरा जन्मदिन है और उन्होंने मुझसे घर का सारा काम करवाकर मुझे ही घर से बाहर निकाल दिया। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हारा जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से सेलिब्रेट करूंगी। इतना कहकर परी वहाँ पर एक बड़ा सा केक प्रकट करती है और उसके बाद ममता के फटे पुराने कपड़ों को एक नई फ्रॉक में बदल देती है। ये एक जादुई केक है और इस जादुई केक को खाकर तुम्हारे अंदर भी जादुई शक्तियाँ आ जाएंगी और उसके बाद तुम घर के सारे काम जल्दी जल्दी कर सकती हो। और अगर तुमने किसी बीमार इंसान को छुआ तो वो भी आदमी ठीक हो जाएगा। चलो अब जल्दी से केक काट दो। और उसके बाद परी ममता का बर्थडे सेलिब्रेट करती है और ममता को अपने हाथों से केक खिलाती है। और थोड़ी देर बाद ममता परी को धन्यवाद करके सलोनी के घर फटे पुराने कपड़ों में लौट आती है। चल, अब पार्टी खत्म हो गई है और बहुत सारे बर्तन गंदे पड़े हैं। अब जाकर साफ कर ले। और हाँ, थोड़ा सा केक बच गया है, जाकर खा लेना। इतना कहकर सलोनी की माँ वहाँ से चली जाती है और ममता के अंदर जादुई शक्तियाँ आ चुकी थी, जिसकी मदद से ममता घर के सारे काम 1 मिनट में ही कर देती है और सारे बर्तन भी चुटकियों में ही धो देती है। ऐसे ही दिन बीतते गए। एक दिन अचानक सलोनी की माँ की तबीयत खराब हो जाती है। सलोनी अपनी माँ को अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास लेकर जाती है, लेकिन फिर भी उनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं होता। बेटा, अब मुझे नहीं लगता है कि मैं अब ज्यादा दिन तक रह पाऊंगी। बेटा, ममता एक बहुत अच्छी लड़की है। मैंने हमेशा उसके साथ बुरा व्यवहार किया, लेकिन उसने कभी भी मुझे कुछ नहीं कहा। मेरे जाने के बाद हमेशा तुम दोनों साथ रहना बेटा, और एक दूसरे का ख्याल रखना। सलोनी अपनी माँ की ये हालत देखकर बहुत रो रही थी। तभी ममता उससे बोलती है, सलोनी, मेरे पास एक जादुई शक्ति है। जन्मदिन वाले दिन जब आंटी ने मुझे घर से निकाल दिया था, तब वहीं पर एक परी आई और उन्होंने ही मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया था। परी के पास एक जादुई केक भी था और वो जादुई केक खाकर मेरे अंदर भी जादुई शक्तियाँ आ गई है और मैं किसी भी बीमार व्यक्ति पर हाथ फेरकर उसे ठीक कर सकती हूँ। इतना कहकर ममता सलोनी की माँ के पास जाती है और उसके सर पर हाथ रखती है। उसके ऐसा करते ही सलोनी की माँ ठीक हो जाती है। उसके बाद सलोनी की माँ ममता से माफी मांगती है। बेटा, मुझे माफ कर दे। बेटा, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया, मुझे माफ कर दे। आज से मैं सलोनी और तुझ में कोई भेदभाव नहीं करूँगी। इतना कहकर सलोनी की माँ ममता को गले से लगा लेती है। उस दिन के बाद से सलोनी की माँ ममता को अपनी ही बेटी की तरह प्यार करने लगती है और सभी मिलकर हंसी खुशी रहने लगते हैं। सोनपरी की जादुई छड़ी की चोरी। बहुत समय पहले किसी गांव में आरती अपनी सौतेली बहन चंपा के साथ रहती थी। उनके माता पिता को गुजरे 5 साल बीत चुके थे। दोनों एक टूटी फूटी झोपड़ी में अपना गुजारा कर रहे थे। आरती स्वभाव से बहुत ही नेक और दयालु थी, जबकि उसकी सौतेली बहन चंपा बहुत ही घमंडी और लालची थी। वो गांव में किसी से सीधे मुंह बात तक नहीं करती थी। वो अक्सर गांव में रहने वाली लड़कियों से छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाई झगड़ा किया करती थी। आरती अपनी सौतेली बहन चंपा को बहुत समझाती, लेकिन वो उसकी एक न सुनती, ना ही घर का कोई काम करने में उसकी मदद करती। ऐसे ही एक दिन, चंपा, सारा दिन भर अकेले काम करके मैं बहुत थक जाती हूँ।
तुम घर के कामों में मेरी मदद क्यों नहीं करती? नौकरानी वाले काम मुझसे नहीं होंगे, ऐसे काम तुझको ही शोभा देती हैं। इतना कहकर चंपा आईने के सामने अपने बाल संवारने लगी। बेचारी आरती घर का सारा काम खत्म कर 2 पैसे कमाने के लिए दूसरों के घरों में साफ सफाई का काम करती। एक दिन की बात है, सोनपरी अपनी परी सखियों के साथ उसी गांव में घूमने पहुंची। वहां सुंदर बहता हुआ झरना देख सभी परियां वहीं रुक गई और झरने के नीचे नहाने लगी। तभी इत्तेफाक से चंपा घूमते घूमते वहां जा पहुंची और मन ही मन बोली, घर में बैठे बैठे बोर हो रही थी, आज क्यों न झरने के नीचे नहाने का आनंद लूं, मूड फ्रेश हो जाएगा। उस आरती की बच्ची ने सुबह सुबह मेरा सारा मूड खराब कर दिया। लेकिन तभी परियों को झरने के नीचे नहाते देख चंपा घबराते हुए एक पेड़ के पीछे छुप गई और बोली, मैं कोई सपना तो नहीं देख रही, और ये तो परियां हैं। तभी आपस में परियां बात करने लगी। राजकुमारी सोनपरी, आज फिर से आप रानी परी को बिना बताए पृथ्वीलोक घूमने आ गई। अगर उन्हें पता चल गया तो बहुत गुस्सा होंगी, इसलिए जल्दी से यहाँ से चलते हैं। अरे अभी अभी तो आई हैं, इतनी जल्दी भी क्या है। वैसे भी रानी माँ को कुछ पता नहीं चलेगा, वो चंद्रलोक किसी काम से गई है, उन्हें आने में समय लगेगा। अब ये सब बातें छोड़ो और झरने में नहाने का आनंद लो। चंपा उनकी बातें बड़े ही ध्यान से सुन रही थी। तभी चंपा की नजर झरने के पास एक चट्टान पर रखी चमकती हुई चीज पर पड़ी। फिर वो हैरानी से बोली, अरे ये तो जादुई छड़ी है, लगता है इन्हीं में से किसी परी की है। क्यों ना मैं ये जादुई छड़ी चुरा लूं, फिर तो मेरे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। ये कहते हुए उन परियों की नजरों से बचकर चंपा जादुई छड़ी चुराकर वहाँ से भाग गई। कुछ देर बाद जब सोनपरी अपनी सखियों के संग झरने से बाहर आई और चट्टान के पास अपनी जादुई छड़ी ना पाकर सोनपरी के होश उड़ गए। अरे मेरी जादुई छड़ी कहाँ गई? मैंने तो यही रखी थी। राजकुमारी, लगता है किसी ने आपकी जादुई छड़ी चुरा ली है। रानी माँ को पता चलेगा तो वो बहुत गुस्सा होंगी। अब मैं क्या करूँ? राजकुमारी, अब आप जल्दी से परिलोक चलिए और रानी माँ को सच सच बता देना। पता है रानी माँ ने मुझे जन्मदिन पर जादुई छड़ी उपहार में दी थी, उन्हें मैं कैसे बताऊंगी? मुझे बहुत डर लग रहा है। बताना तो पड़ेगा, आपके पास कोई और दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। अब चलिए, वैसे भी बहुत देर हो चुकी है। उसके बाद सोनपरी अपनी सखी परियों के साथ वापस परिलोक लौट गई और महल पहुंचकर सोनपरी अपनी माँ रानी परी को डरते हुए सारी सच्चाई बताई, जिसे सुनते ही रानी माँ गुस्से से बोली, मेरी बेटी होकर तुम इतनी लापरवाह हो। अगर जादुई छड़ी किसी गलत हाथों में लग गई तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगी माँ। अच्छा ठीक है, अब तुम रोना बंद करो, मैं तुम्हारी जादुई छड़ी का पता जल्दी लगा लूंगी। वहीं दूसरी ओर चंपा जादुई छड़ी लेकर खुशी खुशी अपने घर पहुंची। अब मैं इस जादुई छड़ी का इस्तेमाल कर अपनी मनपसंद चीजें प्रकट कर सकती हूँ। मैं सबसे पहले अपने लिए ढेर सारे फैशनेबल कपड़े, गहने और मेकअप का सामान मांग लेती हूँ। ये कहकर चंपा ने जादुई छड़ी घुमाई और पलक झपकते ही उसकी कही हुई सारी चीजें प्रकट हो गई। चंपा ये देख खुशी से झूम उठी। अरे वाह, मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। अब देखती हूँ गांव की लड़कियां मुझे कैसे नीचा दिखाती है। अब मैं अपने लिए ब्रांडेड टीवी और फ्रिज भी मांगती हूँ। फिर मैं बैठकर मजे से अपना फेवरेट टीवी सीरियल देखा करूँगी और फ्रिज का ठंडा पानी भी पिया करूँगी। ये कहते हुए चंपा ने फिर से जादुई छड़ी घुमाई और देखते ही देखते एक बड़ा एलईडी टीवी और फ्रिज प्रकट हो गया। उसके बाद चंपा मजे से अपने कमरे में बैठकर टीवी देखने लगी। शाम को जब थकी हारी आरती काम पर से घर लौटी तो घर पर टीवी और फ्रिज देख हैरानी से चंपा से बोली, अरे चंपा, ये टीवी और फ्रिज किसका है? ये मेरा है। क्या कहा? पर ये सब लाने के लिए तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? मुझे पैसों की क्या जरूरत, मेरे पास जादुई छड़ी है ना। जादुई छड़ी? हाँ, ये देख, मेरे पास परी की जादुई छड़ी है। पर तेरे पास परी की जादुई छड़ी आई कहाँ से? मैं ये जादुई छड़ी चुरा कर लाई हूँ। ये कहते हुए चंपा आरती को सारी बात बताती है। सारी बात सुन आरती चंपा को समझाते हुए बोली,
ये तूने अच्छा नहीं किया। तुझे परी की जादुई छड़ी नहीं चुरानी चाहिए थी। अगर परी को तेरे बारे में पता चल गया तो वो तुझे कड़ी सजा देंगे। अपनी बकवास बंद कर, मुझे पता है तू मुझसे बहुत जलती है। अब जा यहाँ से और मुझे मेरा फेवरेट सीरियल देखने दे, समझी? इतना कहकर चंपा आरती की बात को अनसुना कर टीवी देखने में मग्न हो गई। कुछ देर बाद चंपा को जब भूख लगी तो उसने जादुई छड़ी की मदद से अपने लिए ढेर सारा स्वादिष्ट पकवान प्रकट कर मजे से खाने लगी। वहीं बेचारी आरती सूखी रोटी खाकर सो गई। फिर अगली सुबह चंपा नए कपड़े और गहने पहनकर गांव भर में घूमने लगी। चंपा को देख गांव की लड़कियां हैरानी से आपस में बातें करने लगी। अरे देखो तो, इस चंपा को कितना इतरा रही है। इसके पास नए कपड़े और गहने कहाँ से आए? कहीं से चुरा कर लाई होगी। इस भिखारन के पास इतने पैसे कहाँ जो अपने लिए ढंग का कपड़ा भी खरीद सके। मुझे तो लगता है कहीं से मांग कर लाई होगी, किसी ने तरस खाकर दे दिया होगा भिखारिन को। ये कहते हुए लड़कियां चंपा पर हंसने लगी। तब चंपा गुस्से से बोली, मेरा मजाक उड़ाना बंद करो, समझी? वरना अच्छा नहीं होगा। लेकिन लड़कियों ने उसका मजाक उड़ाना बंद नहीं किया। ये देख चंपा गुस्से से तिलमिलाकर बोली, रुको, लगते तुम ऐसे नहीं मानोगी, मैं अभी तुम्हें मजा चखाती हूँ। ये कहते हुए चंपा ने जादुई छड़ी घुमाई और उन सभी लड़कियों के बालों में आग लगा दी। देखते ही देखते उन सभी के बाल जल गए और वो गंजी हो गई। हम गंजी हो गए हमारे सारे बाल जल गए अब हमसे शादी कौन करेगा? रोना धोना बंद करो और भागो यहाँ से। अभी तो सिर्फ तुम्हारे बाल ही जलाए हैं, गुस्सा दिलाए तो तुम सभी को जलाकर राख कर दूंगी। चंपा की बात सुन सभी लड़कियां डरकर वहाँ से भाग खड़ी हुई। ये देख चंपा जोर जोर से हंसने लगी उन लड़कियों को मैंने अच्छा सबक सिखाया, अब देखती हूँ कैसे मुझसे नजरें मिलाती है। घर आकर चंपा कुछ सोचते हुए बोली, मेरे पास नए कपड़े और गहने तो ढेर सारे हैं, फिर मैं इस टूटी फूटी झोपड़ी में क्यों रहूं? क्यों ना मैं अपने लिए आलीशान बंगला बनवा लूं। मेरे पास जादुई छड़ी जो है, अब मैं अपनी जिंदगी ऐश आराम से बिताऊंगी। ये कहते हुए चंपा ने जादुई छड़ी का इस्तेमाल कर अपने लिए आलीशान बंगला प्रकट किया। अरे वाह, ये बंगला तो बहुत ही सुंदर है, लेकिन मेरे बंगले के आसपास गांव वाले के बने झोपड़ी बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे। अब मैं गांव वालों को यहाँ से भगा दूंगी। उसके बाद चंपा सब गांव वालों को धमकाते हुए बोली, सुनो तुम सब लोग, जल्दी से गांव खाली करके यहाँ से चले जाओ, वरना तुम सबके घर चलाकर राख कर दूंगी। ये तुम क्या कह रही हो? कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मैं अपने आलीशान बंगले के आसपास तुम जैसे गरीब लोगों की झोपड़ियाँ बर्दाश्त नहीं कर सकती। हम अपना घर छोड़कर नहीं जाएंगे, समझी? घमंड में चोर चंपा को गांव वालों पर अत्याचार करते देख आरती गुस्से से बोली, चंपा तुम ये क्या कर रही हो? तुम होश में तो हो? तुम जादुई छड़ी का गलत इस्तेमाल कर रही हो। ज्यादा गांव वालों की तरफदारी मत कर, समझी? वरना तुझे भी गांव से बाहर कर दूंगी। और तुम गांव वालों, लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। इतना कहकर चंपा ने जादुई छड़ी का इस्तेमाल कर सभी घरों में आग लगा दी। अपने घरों को जलता हुआ देख सभी गांव वाले रोते हुए बोले, अरे करमचली, आखिर हमने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने हमारे झोपड़ी में आग लगा दी? भगवान तुझे इसकी सजा जरूर देगा। चलो निकलो यहाँ से और जाकर जंगल में रहो। तुम लोगों को अभी मेरी शक्ति का अंदाजा नहीं है। मेरा बस चले तो मैं तुम सभी को जलाकर भस्म कर सकती हूँ। देखना चाहोगे? मेरे पास जादुई छड़ी है जिससे मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। चंपा के हाथों में जादुई छड़ी देख बेचारे सभी गांव वाले डर कर वहाँ से जाने लगे। तभी चंपा आरती से बोली, तू यहाँ खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? तुझे क्या अलग से कहना पड़ेगा? तू भी यहाँ से दफा हो जा, जंगल में जाकर अपने रहने की जगह ढूंढ ले। आरती दुखी होकर वहाँ से चली गई और एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। तभी आसमान से सोनपरी अपनी रानी माँ के साथ उस गांव में आ पहुँची। झोपड़ियों में लगी आग को देखकर उन्हें बड़ी हैरानी हुई। तभी उन्हें पेड़ के नीचे रोते हुए आरती दिखाई दी। वो दोनों आरती के पास गई। आरती ने उन्हें सारी सच्चाई बताई। सच्चाई जान रानी परी गुस्से से बोली, उस लड़की की इतनी हिम्मत, उसने मेरी बेटी की जादुई छड़ी चुराई और छड़ी का गलत इस्तेमाल कर रही है। उसे इसकी सजा जरूर मिलेगी। ये कहकर रानी परी अपनी बेटी सोनपरी को लेकर चंपा के आलीशान बंगले में जा पहुंची और अपनी जादुई शक्तियों से चंपा को बंदी बना लिया।
ये देख चंपा गिड़गिड़ाने लगी। मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई, तुम अपनी जादुई छड़ी वापस ले लो, पर मुझे छोड़ दो। रानी परी ने चंपा से सब कुछ छीन लिया। उसके बाद रानी परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और गांव वालों की जलती हुई झोपड़ियों को सुंदर घरों में बदल दिया। ये देख सभी गांव वाले रानी परी का धन्यवाद करने लगे। फिर चंपा को देख सभी गांव वाले गुस्से से फूट पड़े। परी जी, आप इस दुष्ट को कड़ी से कड़ी सजा देना, इसने हमें घर से बेघर कर दिया था। ये कहते हुए सभी गांव वाले चंपा को भला बुरा कहने लगे। लेकिन तभी चंपा की सौतेली बहन आरती बोली, माना कि मेरी बहन ने सभी गांव वालों के साथ बहुत बुरा किया, लेकिन मेरी बहन को माफ कर दो रानी परी जी। आखिर जैसी भी है मेरी बहन है, मैं अपनी बहन की तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। देखा दुष्ट लड़की, जिस बहन के साथ तुमने इतना गलत व्यवहार किया वही तुम्हारे लिए विनती कर रही है। चंपा को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। फिर उसने सभी से माफी मांगी। उसके बाद रानी परी अपनी बेटी सोन परी के साथ वापस परीलोक लौट गई। अब चंपा का स्वभाव बिल्कुल ही बदल गया। वो घर के कामों में बहन आरती की मदद करने लगी। इस तरह सब कुछ ठीक हो गया। अब दोनों बहनें हंसी खुशी प्यार से मिलजुल कर रहने लगी।